हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जहां बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वो भारत आ चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एक लीडर जो 15 सालों से अपनी पावर में थी वो अपने देश में इतनी इनसिक्योर फील करने लगी कि उन्होंने अपना देश ही छोड़ दिया। तो शुरू करते हैं 5 जून से, जब ढाका हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। ये फैसला शेख हसीना की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ढाका हाई कोर्ट का फैसला रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर था और उसकी वजह से बांग्लादेश में एक बड़ा अनरेस्ट छा गया। तो चलिए समझते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम क्या है और इसने शेख हसीना की जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत क्यों खड़ी कर दी। रिजर्वेशन सिस्टम समझने से पहले ये समझते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था इंडिया, दूसरा था पाकिस्तान। वापस पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक था वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा था ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का फॉर्मेशन रिलीजियस के बेसिस पर हुआ था। वेस्ट पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है उसमें मुस्लिम मेजोरिटी वाले लोग ज्यादा थे और वो लोग उर्दू भाषा बोलते थे, और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है उसमें हिंदू मेजोरिटी वाले लोग ज्यादा थे और वो बंगाली भाषा बोलते थे। शुरू में दोनों पार्ट्स ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एक ही कंट्री का पार्ट थे, लेकिन उनके बीच डिस्टेंस और कल्चर डिफरेंसेस की वजह से टेंशन शुरू हो गई। ईस्ट पाकिस्तान को अपने लैंग्वेज और कल्चर को लेकर कंसर्न था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिसीज ईस्ट पाकिस्तान को इग्नोर करती थी। ईस्ट पाकिस्तान की डिससैटिस्फैक्शन और पॉलिटिकल टेंशन का पिक 1971 में आया, जब ईस्ट पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस की डिमांड की और उसके लिए मुक्ति बाहिनी जो कि लिबरेशन आर्मी थी उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। ये मूवमेंट वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ था। ये कॉन्फ्लिक्ट एक वॉर में तब्दील हो गया जिसे लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है। 16 दिसंबर 1971 को वेस्ट पाकिस्तान के सामने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस मिला और बांग्लादेश के नाम से एक न्यू नेशन बना। आजादी के बाद नए देश को इस्टेब्लिश करने के लिए एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस की जरूरत थी। यही समय था जब रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। आजादी के बाद बांग्लादेश ने कॉम्प्लेक्स रिजर्वेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। ये रिजर्वेशन में सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिला जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था और जिन लोगों की वॉर के दौरान जान गई थी। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम में फ्रीडम फाइटर को 30%, बैकवर्ड क्लास को 40%, विमेंस के लिए 10% और जनरल स्टूडेंट के लिए सिर्फ 20% सीट रखी गई थी। इस रिजर्वेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, क्योंकि उन स्टूडेंट की संख्या सबसे ज्यादा थी लेकिन सामने सीट बहुत कम थी, जिसकी वजह से सिस्टम में कुछ कंसर्न और इश्यूज आए। इसीलिए 1976 में रिजर्वेशन में कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन को 40% से घटाकर 20% किया गया और जनरल स्टूडेंट के लिए सीट बढ़ाकर 40% कर दी। उसके बाद भी सिचुएशन ठीक न होने पर 1985 में बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को और कम करके 10% किया गया और उसी के साथ माइनॉरिटीज के लिए 5% रिजर्वेशन ऐड किया गया। इस चेंज से जनरल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल सीट 45% तक पहुंच गई। 2009 में फ्रीडम फाइटर के कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किए, जिसकी वजह से सरकार ने रिजर्वेशन में चेंजेस किए और फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी रिजर्वेशन देने की शुरुआत की। इससे जनरल स्टूडेंट को और भी सीट कम होने लगी, जो उनके लिए एक मेजर कंसर्न बन गई। इसे रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से जनरल स्टूडेंट को ज्यादा सफर करना। वो सिचुएशन थी कि अगर सरकार जनरल की सीट को बढ़ाती थी, फ्रीडम फाइटर की फैमिली को प्रॉब्लम था। अगर सरकार फ्रीडम फाइटर की फैमिली के लिए कुछ करती थी तो जनरल कैटेगरी वाले मान नहीं रहे। 2018 में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना की गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन सिस्टम को ही कम्प्लीटली खत्म कर दिया। गवर्नमेंट का कहना था कि अगर फ्रीडम फाइटर की फैमिली को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा किसी को भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। फिर से 2024 में फ्रीडम फाइटर के स्टूडेंट्स ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला और 1 मई 2024 को कोर्ट ने पुराने रिजर्वेशन सिस्टम को वापस से इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर दिया। इस डिसीजन की वजह से जनरल स्टूडेंट के प्रोटेस्ट और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे और उनके डिससैटिस्फैक्शन भी बढ़ने लगी। रिजर्वेशन सिस्टम के चेंजेस और जुडिशियल डिसीजन ने बांग्लादेश में मैसिव प्रोटेस्ट को जन्म दिया। स्टूडेंट और जनरल पब्लिक ने इस डिसीजन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्रिटिसाइज किए। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल ही रहा था और लोग इस रिजर्वेशन सिस्टम को बदलने की डिमांड भी कर रहे थे। लोगों की डिमांड थी कि विमेंस कोटा और पीडब्ल्यूडी कोटा को ना बदलकर बाकी सारा रिजर्वेशन सिस्टम को बंद किया जाए।
इस प्रोटेस्ट के बावजूद भी शेख हसीना ने 14 जुलाई को एक इंटरव्यू के दौरान स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को लेकर काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार के ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलेगा। रजाकार बांग्लादेश में उन लोगों को कहा जाता है जो फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट थे, यानी कि जब 1971 का वॉर हुआ तब रजाकार के वो लोग वेस्ट पाकिस्तान के साथ मिलकर ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट को बहुत ही ऑफेंसिव लगा और प्रोटेस्ट वायलेंट में बदल गया। ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट के दौरान तुई के, अमी के, रजाकार जैसे स्लोगन भी सुनने को मिले। इस स्लोगन का मतलब है आप कौन है, मैं कौन हूँ, रजाकार। इस वायलेंट के दौरान 300 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट ही थे। शेख हसीना का ये स्टेटमेंट उनके लिए बहुत कॉस्टली साबित हुआ। उन्होंने स्टूडेंट को रजाकार कहकर उनकी इमेज को डैमेज किया। स्टूडेंट्स ने इस टर्म को गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक वेपन बना दिया, पब्लिक परसेप्शन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस किया। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद उनकी पार्टी के बाकी लीडर भी उनकी तरह सिमिलर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने लगे। समाज कल्याण मंत्री दीपू मोनी सिंह का कहना है कि रजाकारों को बांग्लादेश के पवित्र झंडे को थामने का कोई हक नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेट मिनिस्टर मोहम्मद अली अराफत ने भी यही कहा कि रजाकारों की कोई भी मांग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस स्टेटमेंट ने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा एजिटेटेड और इंटेंस बना दिया। जितने भी लीडर्स ने ये रिमार्क्स दिए की वजह से स्टूडेंट का एंगर और बढ़ता गया और प्रोटेस्ट एक नए लेवल पर चला गया और लोग शेख हसीना के इस्तीफा देने की भी मांग करने लगे। और अंत में बांग्लादेश के 2 महीने के रिजर्वेशन विरोधी स्टूडेंट आंदोलन के बाद पीएम शेख हसीना ने 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देश छोड़ दिया और ढाका से अगरतला के रास्ते से भारत पहुंचे। यहाँ से शेख हसीना लंदन, फिनलैंड या किसी और देश में जा सकती है। एयरबेस पर सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने उनके साथ लगभग 1 घंटे बाद हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ का कहना है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, इसको अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें इंसाफ भी दिलाएंगे। इसी के बीच प्रेसिडेंट ने जेल में बंद फॉर्मर पीएम और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर खालिदा जिया को छोड़ने का आदेश दिया। उन्हें 2018 में करप्शन के मामले में 70 साल की सजा मिली थी। इसी सेम सिचुएशन हमें जुलाई 2022 में श्रीलंका में देखने को मिली थी, जिसमें श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे की गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंट हुआ था। लोग गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे और प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए थे। श्रीलंका की तरह ही बांग्लादेश में भी प्रोटेस्टर पीएम के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर उतर गए हैं और जगह जगह जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में भारत में बीएसएफ ने वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम में लगती इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर पर हाई अलर्ट जाहिर किया है। बांग्लादेश की आर्मी ने देश की मुख्य पार्टीज के लीडर के साथ मिलकर मीटिंग की है और 18 मेंबर की इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की भी बात की है। इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने पूर्व पीएम शेख हसीना के साथ मिलकर इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा सकता है उसके बारे में बातचीत भी की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस सिचुएशन के लिए आपका क्या मानना है और क्या इसकी वजह से भारत में कुछ हो सकता है क्या।